बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और मौसम बेहतर हो रहा है। जी, रातें जो हैं वो ठंडी हो रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्मी छोड़ रही है जान। लेकिन अभी तक 23 सितंबर तक जैसे यूजुअली देखा जाता था कि मौसम जो है वो यकसर तब्दील हो जाया करता था, उस तरह से अभी तब्दीली नहीं आ रही है। आज पूरा दिन दर्जा हरारत कैसे रहेगा ये आपको बताते चलें। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो थी मौसम की सूरत हाल और दर्जा हरारत आपको बताया। अब इवेंट्स की तरफ चलेंगे और आज हमारा सबसे जो पहला इवेंट है वो है जी मंचो मेला। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ये सज रहा है और टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, यानी कि अब आगाज़ हुआ चाहता है और मंचो मेला सेलिब्रेट कर रहा है मंटो का आर्ट। और जितने भी मंटो ने एज अ ग्रेट राइटर जो नॉवेल्स लिखे हैं उसकी प्रेजेंटेशन होगी और मुख्तलिफ जगहों पर जो है मुख्तलिफ चीज़ों मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली से रिफाइड की आज की हमारी लीड स्टोरी, इमारतों के नक्शे मंजूर कराने पर टैक्स लग गया, रिहायशी स्कीमों में प्रॉपर्टी रेट का 5% देना होगा। ये है आज की लीड स्टोरी। दूसरी स्टोरी, अफसरान की लापरवाही, 6 माह में 102 सरकारी स्कूलों से 3100 तलबा पढ़ाई छोड़ गए। तीसरी टॉप स्टोरी, 4 साल तक के बच्चों को वैक्सीन के बूस्टर डोज देने का फैसला किया गया है। और आखिरी, पंजाब हुकूमत और आलमी बैंक में मुआहदा हो गया, मुल्क की तरक्की के लिए ज़रई शोबा को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना होगा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। इन खबरों को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ सीनियर रिपोर्टर्स रजा खरल और दुरनाया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी, इमारतों के नक्शे मंजूर कराने पर टैक्स लग गया जी, रिहायशी स्कीमों में प्रॉपर्टी रेट का 5% देना होगा। दुरनाया अब आपसे आगाज़ करेंगे। जी बिल्कुल, ये मेरी ही स्टोरी है और ये टैक्स जो है वो कोई, मैं समझता हूँ कि और देखना होगा कि कौन सा टैक्स रह गया जो लगना बाकी है, क्योंकि हर चीज़ से तो वो निचोड़ रहे हैं। और अब एलडीए में एक आप पहले ही प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे थे, फिर आप नक्शा जमा कराने की फ़ीस दे रहे हैं, फिर आप नक्शा जमा कराने के बाद जो लायबिलिटीज़ बनती हैं आप पे, आप वो भी अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब ये बड़ा ही अजीब बात है कि अगर आप नक्शा जमा कराने जा रहे हैं तो उससे पहले जो FBR के नए शेड्यूल रेट जो प्रॉपर्टी के लाहौर में जारी हुए हैं उसके मुताबिक आप नक्शे के 5% जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया वो जमा करवाएंगे। FBR का चालान आप नक्शे के साथ लगाएंगे, फिर LDA या कंसर्न DH अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस नक्शे को रिसीव करेंगी, उसके बाद उसको प्रूफ का अपनी फ़ीसें वो अलहदा लेंगे। ये नहीं है कि उनको उनकी फ़ीसों से एग्जाम कर दिया गया हो, भाई कि नया टैक्स लग गया तो उनकी इनकी फ़ीसों से एग्जाम कर दिया हो। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर 5 मरले का घर भी बना रहे हैं, सो आप 3 मरले का घर भी बना रहे हैं, तो उसका कवर्ड एरिया देखें कितना ज़्यादा। आपके पास इतनी ओपन स्पेस नहीं रहती, आपको मैक्सिमम छोटे घरों में कवर्ड एरिया करना पड़ता है ताकि आप उसके अंदर रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बना सकें। तो नक्शे का जो बुनियादी तौर पे मकसद होता है, उसके टैक्स का जो इम्पोजिशन होती है, सारी जो टैक्सेशन होती है वो कवर्ड एरिया पे लगती है। 3 मरले का डेफिनेटली आप 3 मरले से थोड़ा ज़्यादा ही कवर करेंगे, ऊपर नीचे की अगर मंजिलें डाल दें तो ये ठीक ठाक टैक्स बन जाता है। और ये टोकन टैक्स है, इसके अब 2 मसले हैं जी। एक तो ये टैक्स लगा दिया गया, चलें ठीक है जी, आपने टैक्स लगा के 5% जो है वो आपने पहले काट लिया, उसके बाद LDA में गए। एक तो लोग पहले ही कानूनी रस्तों से चोरी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इतने ज्यादा टैक्सेस हैं और इतने घर बनते हैं, इतनी प्राइवेट सोसाइटीज बनती हैं, तो कब नक्शे मंजूर कराए जाते हैं? प्लाजास के नक्शे मंजूर नहीं कराए जाते, आपने ऊपर से और टैक्स लगा दिया तो लोग तो भागेंगे। ये बात है जी, पहले ही फैसिलिटेट नहीं कर रहे। अच्छा, इसका ये होगा कि अब अनप्लान्ड और ऐसी हाउसिंग स्कीम्स बनेगी कि जो 1 एकड़ 2 एकड़ पे है, कि जिसका कोई ना दरो दीवार होगा ना कुछ होगा, कि वो ज़मीन बेचेंगे, वो गलियां बन जाएंगी, खुद रहो मोहल्ले होंगे, उस सारे वायलेशन हो जाएगी। जो इसमें सवाल मेरा है ना वो ये है कि
ये तो गवर्नमेंट ले रही है, वापस क्या करेगी? वापस क्या करेगी, बिल्कुल सही। यही वापस से बात कुछ का भी नहीं सिलसिला आएंगे। और फिर टैक्स की जो शरह रखी गई है रिहायशी स्कीमों में प्रॉपर्टी रेट का 5% जो बहुत ज्यादा बन जाता है, तो लोग तो डेफिनेटली चोर रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी रेट का 5% देना होगा, ये तो बहुत ज्यादा ये टैक्स इवेजन की तरफ जाएंगे। और फिर ये अब इस तरह की आप टैक्सेशन करते हैं दुरे नायाब, तो उसका मकसद होता है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या प्लानिंग ऐसी की गई है कि एक नक्शा मैंने मंजूर किया है या सरकार ने मंजूर किया है और उस नक्शे में जो वॉशरूम्स हैं इतने होंगे, और क्या जो उस इलाके का सीवरेज सिस्टम है उसको चेक किया गया कि उसमें एडिशनल एक घर का इजाफा हो रहा है और उसके पढ़ने से क्या असरात मुरतब होंगे। क्या साथ वाले पड़ोसियों से जो उस इलाके में रहते हैं उनसे पूछा गया कि ये शख्स जो है इतनी सीवरेज प्रोड्यूस करेगा, और वो ये सारी चीज़ें होती हैं महज़ब दुनिया के। आप टैक्स लगाते हैं और उसके बदले में और उसके रिटर्न में आप उनको फैसिलिटेट करते हैं और ऐसी प्लानिंग देते हैं कि ना सीवरेज चौक हो, ना सड़क ख़राब हो, ना सड़क पे रश उस तरह से बढ़े, और फिर सिस्टम इस तरह स्मूथली चले, तो फिर तो वो टैक्सेशन। अब तो बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज है ना जहाँ गैस का कनेक्शन है, ना बिजली का कनेक्शन है, ना पानी आ रहा है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी बिजली का कनेक्शन नहीं पहुँच रहा। ये सब जो है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये है कि महज़ब तरीके से एक लूट मार है। डाकू लूटते हैं जब, तो वो तो गन पॉइंट पे लूटते हैं। ये एक ऐसी गन आपके ऊपर रखी जाएगी जो नज़र नहीं आएगी। ये कागज़ के ज़रिए से हमको डरा के, आम लोगों को डरा के, और कुछ अरसे से ऐसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिस पर सिर्फ एतराज आ रहा है। चाहे आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे लगा दो, आपने विद होल्डिंग टैक्स लगाया, अब आप नक्शा मंजूर अब देखिए ना, इसकी जरूरत क्या थी? आप ये बताएं कि इसकी जरूरत बंदे को समझ आए ना कुछ चीज़। आपने प्रॉपर्टी टैक्स सारे रिवाइज कर दिए, आपने प्रॉपर्टी रेट तमाम DC रेट्स को रिवाइज कर दिया, FBR ने अपने मन चाहे अपने मन पसंद जो रेट्स हैं वो इम्पोज करके नया शेड्यूल रेट जारी कर दिया। अब इसमें एक पहलू तो ये है कि जी इमारतें नक्शे जो अल्लाह के फजल से लाहौर पहले ही 50% जो है वो नक्शों के बगैर है। 50 मेरा तो ख्याल है, और जो 50% है उनके जो नक्शे मंजूर किए उसके मुताबिक वो इमारतें नहीं बनी। 100% आप बड़े बड़े प्लाजास देख लें, आपने एक दफा क्रैकडाउन शुरू किया था जो कितनी मंजिलें उड़ा दी गई थी। आपके मैं इतनी बड़ी मिसाल देता हूँ कि सदीक सेंटर के साथ उस मुतल्लिका इलाके के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिनके सामने वो बन रहे थे? सदीक सेंटर के साथ सीमल ट्राइकोन की ऊपर वाली 4-5 मंजिलें गैर कानूनी है, उड़ाई नहीं है, गैर कानूनी है अभी तक। अच्छा वो भी मौजूद है जो पीछे वाला है ट्राइकोन जो नया बना है उस पे केस चल रहा है, उस पे केस विन किया है LDA ने और उनको बताया जी कि आप पे अगर ये टैक्स इंपोज लायबिलिटी बनती है तो हम आपको लीगलाइज कर देते हैं। इस तरह की बेशुमार इमारतें ऐसी हैं जो भरी पड़ी हैं और आपने क्या किया, आपने सिर्फ जी काफली की मुखालफत में आहा सेंटर को उड़ा दिया और उसके बाद ऑपरेशन कहाँ गया? उसके बाद ऑपरेशन कहाँ गया? ऑपरेशन में तो इमारतें 200 से ज्यादा थी। खैर ये एक और तरफ हमारी स्टोरी निकल जाएगी। कहने का मकसद ये है कि रिहायशी कमर्शियल इमारतों पे तो आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया ही लगाया, आपने डेवलपर्स पे भी लगा दिया कि जो स्कीमें डेवलप करेंगे उनको भी ये FBR का 5% टैक्स जो है वो देकर अपनी डेवलपमेंट स्कीमों का प्लान जमा कराना पड़ेगा। सही। तो बात वही है, वो तो करवा देंगे लेकिन उसके बाद डेवलपर्स क्या आवाम को क्या देंगे? और एक और बात कि आपने अब कानून बना दिया, अब असल मसला तो खड़ा होता है इम्प्लीमेंटेशन का कि आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कराते हो और लोगों को पाबंद करते हो कि वो इसको फॉलो अप करें। अगर आप स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल कर लो और मुशावरत में रख लो तो शायद चीजें जो है वो सिविल कानून ये कहता है कि जो भी हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाया जाता है, चाहे वो विफाकी है सूबाई है, उसको खुद मुख्तार अथॉरिटीज़ जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद मुख्तार अथॉरिटी है वो इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले केस गवर्निंग बॉडी में लेके जाएगी। पूरी गवर्निंग बॉडी है जिसके चेयरमैन वज़ीर आला खुद है, उसमें मंजूरी कराएगी, उसके बाद इम्पोज कराया जाएगा। लेकिन ये तो रातों रात इम्पोज है जी, उसके आप ऑर्डर पे FBR में लिखा है, अहकाम दे दी और बस अब आप उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू कर दें। बिल्कुल सही। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी टॉप स्टोरी, अफसरान की लापरवाही, 6 माह में 102 सरकारी स्कूलों से 3100 तलबा पढ़ाई छोड़ गए और ये रेशो जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। रज़ा साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। भाई जब से सरकारी स्कूलों का ये 9वीं का रिज़ल्ट आया उसके बाद से ख़ास तौर पर ये रेशो बहुत बढ़ती जा रही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल छोड़ कर जा रहे हैं। वजह क्या है? मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, तवज्जो नहीं है हुकूमत की पढ़ाई की तरफ? नहीं, ये सिर्फ हुकूमत की तवज्जो ही नहीं, पेरेंट्स की तवज्जो भी और पेरेंट्स की मुआशी आज़ादी भी ज़रूरी है।
अब जो अगर 8वीं 9वीं या 10वीं में ड्रॉप आउट्स हैं तो वो ज़्यादातर उस मौशी हालात की वजह से हैं, उसमें केयरलेसनेस की निस्बत मौशी हालात ज़्यादा फैक्टर है। अब जिन जिन इलाकों की आप देखें रेशो है, वहाँ पे वालिदैन भी नहीं पढ़े लिखे या ऐसे वालिदैन हैं कि जो छोटा मोटा रोज़गार करते हैं, तो जब फ़ीस बढ़ती है सरकारी स्कूलों में भी ये भी एक मसला है कि आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं वो उतनी तवज्जो से नहीं पढ़ाते। हुकूमत ने इस हद तक तो कर दिया है कि असातिज़ा की हाज़िरी 100% हो जाए या बेहतर हो जाए, लेकिन असातिज़ा ने पढ़ाना जो है वो आगे फिर नीयत और बदनीयती का मसला है। जब वो पढ़ाते नहीं हैं तो पेरेंट्स जो है वो बच्चे कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ाएं, अकेडमी में भी भेजें साथ साथ, क्योंकि मैंने सरकारी स्कूलों में अक्सर देखा है कि साथ ही अकेडमी का भी सेटअप बनाया हुआ है, तो फिर यहाँ पे बात आ जाती ब्लैकमेलिंग। वही टीचर हैं, उन्होंने अपने छोटे स्कूल्स बनाए हुए हैं, मशरूम बनाई हुई हैं और वहीं पे बच्चों को ले जाते हैं। अब इस जो ड्रॉप आउट्स है इसमें कई फैक्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे कि एक ये कि पेरेंट्स की माली हालत ऐसी नहीं है अभी कि वो कहें कि 100%, और फिर शऊर भी कम है कि तालीम बड़ी अहम है। ये हम जानते हैं एक आबादी का एक सेगमेंट कि जिसको लगता है कि तालीम के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन आबादी का एक सेगमेंट जो बड़ा सेगमेंट है उसको ये लगता है कि काम करने वाली बंदा बनता है, ठीक है, लिहाजा पढ़ने से ज़्यादा काम ज़रूरी है, वो काम पे लगा देते हैं, हुनर पे लगा देते हैं। एक सोच शायद ये भी अब बढ़ रही है बहुत ज़्यादा उन लोगों में जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि सरकारी स्कूलों का मयार तालीम तो बहुत ही फारिग हो चुका है, आप प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम बच्चों को घर ही बिठा लिया जाए, स्कूल भेजा ही ना जाए, ये एक सोच भी बढ़ती है। एक ये लगा देते हैं। अब ये अब जिस तरह से एक और फैक्टर बड़ा दिलचस्प है, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। एक जो गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा उसको सजा दी जाएगी, टीचर को। हाँ। अब टीचरों ने अपना एक तरीका अख्तियार कर लिया है कि बच्चे ही निकाल दो, ना रिजल्ट बुरा है जो नलायक है वो स्कूल भी ना जाए। बिल्कुल सही, फाइंड आउट करने की जरूरत है। एजुकेशन पर हम बात कर रहे थे, दुरान नायाब आप। मैं बिल्कुल सोच रहा था इसमें, मैं थोड़ा सा रजा भाई से ये बात जरूर कहूँगा कि मॉनिटरिंग फैक्टर कहाँ है, हम मॉनिटरिंग फैक्टर को कहाँ पे देख रहे हैं। और हमने जो कहा था कि जी हमने पेफ को स्कूल दे दिए, हमने वजीफ़े भी लगा दिए, एक मुनज़्ज़म तरीके से पेमेंट्स भी शुरू कर दी कि जी करके, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे तालीमी तारीख का एक और घपला निकल आया कि वो सारे ही स्कूल के साथ और वो सारी चीजें बोगस निकली, घोस्ट स्टूडेंट्स निकले, स्कूल मिल रहे थे, पैसे लिए जा रहे हैं हुकूमत से और पर अब किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उस पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की भी बात करिए जो पिफ के तहत जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे हो, अपने सरकारी स्कूलों पे तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। कसम खा ली है ना कि सारे बंद कर देने सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट खुद अपने सरकारी स्कूलों पर जो है ये बिल्कुल ये हॉलोइजेशन है। 2-3 चीजें हैं। एक है कि आपने जो उस्ताद को आप सैलरी दे रहे हैं आज की दुनिया के हिसाब, आज के दौर के हिसाब से, वो अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया में रहते हुए वो इंतहाई नाकाफ़ी है, ख़ासतौर पर जिसकी फैमिली है। एक तो ये कि यू हैव टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ सैलरी एंड फैसिलिटी टू द टीचर, ठीक है, रिस्पेक्टेबल टीचर्स। दूसरा ये कि जो टीचर्स पहले इस हैबिट में हैं कि वो साथ साथ ट्यूशन या पढ़ाने का अकेडमी चला रहे हैं, तो आपने उनको किसी तरीके से कैरेट एंड स्टिक के ज़रिए से, तरीक़ाकार के ज़रिए से आपने वापस उनको मेन स्ट्रीम में, यानी उनको इस तरफ लाना है, आपने उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी है कि साहब अभी भी गवर्नमेंट टीचर की जॉब की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं। आप प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी है नहीं, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, आप 4-5 ऑप्शन रखते हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट विल नॉट बी ऑप्टिंग फॉर टीचिंग, ठीक है, टीचिंग वो रह जाते हैं कि जो कह लें कि जिन्हें और कहीं मिल नहीं पाती और फिर वो टीचर बन जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे टीचर्स जो हैं वो स्कूलों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमफिल और एमफिल भी होंगे, एमफिल भी होंगे। लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ ऑप्शन, अगर यूनिवर्सिटी टॉपर है वो एक तरफ CSS करना है या उसने टीचिंग की तरफ जाना, नहीं जाना है उसने टीचिंग की तरफ, आपने कुछ भी नहीं रखा,
आप टीचर को जलील कर देते हैं, आप टीचर के ऊपर एक अनपढ़ और नहीं पढ़ा लिखा फौजी लगा देते हैं जो रिटायर्ड होता है और जो उन्हें जलील करता है, उन्हें रिप्रीमांड करता है। मजबूरी है, वो मजबूरी बेशक है, मैंने मजबूरी बेशक। आप ये चाहते हैं आप सिस्टम, फौजी नहीं आता था, वो तो सारे साथ आते थे उस वक्त के मटेरियल गेन्स और थे। बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि जी आपने उन पे उस वक्त के मटेरियल गेन्स और थे। लगाना क्यों पड़ा है? लगाना उस वक्त के मटेरियल गेन्स और थे। आपने बेइज्जती, आप कहते हैं कि हम यूरोप की तरह तरक्की याफ्ता हो जाए और तालीमी मयार हमारा यूरोप की तरह हो जाए, लेकिन आप टीचर को ढील करके रख देते हैं। उधर टीचर को क्या देते हैं, इधर आप टीचर को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। आप टीचर, आपके टीचर पता है किसके सब सर्विएंट होता है? जो आपका फौजी, जिसके उसके लिए वो डर रहे होते हैं कि किसी तरीके से वो फौजी आए और हमारा स्कूल चेक करके चला जाए और हम बच जाए। लगाने ही हाजिरी जाता है, उसने क्या करना है? मुझे वो इसलिए हाजिरी पाबंदी से जा रहा है, वो वहां पे जाएगा। दुरे नायाब पिछले 40 सालों में आपने ये देखें कि कितनी एजुकेशन पॉलिसीज ऐसी आई हैं जिनमें टीचर को आपने रिस्पेक्ट का मकाम दिया है। आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको एक मुल्जम तक बना के रख दिया है। आप कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं, हालत ज़ार है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि टीचर्स को उनकी जो वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, जो डिजर्व करते थे, जिस आइडियल टीचर की ये बात कर रहे हैं कि जो अपना वक्त, अपना सब कुछ सरमाया हम पे लगाते थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे कि ये तैयारी अच्छी कर लें स्टूडेंट्स उनके। साहिवाल से ये पढ़ के है ना, मैं पिंडी बटिया से पढ़ के आया हूँ, मैं पिंडी बटिया से पढ़ गया। मुझे पता है कि हमारे उस्ताद आज भी सलूट करने को दिल करता है उनको। सच ये बात है कि अच्छा हुआ क्या कि जब आपके सामने एक पुलिस कॉप जो बना है, जो उन्हीं का पढ़ाया हुआ या उनसे पहले पढ़ा या उनके साथ ही पढ़ा तो नहीं पढ़ा लिखा है, वो जब चाहता है टीचर को डंडे मार देता है तो कुछ भी नहीं होता, मुआशरा कुछ भी नहीं होता, जूं तक नहीं रिंगती, कहीं थरथली नहीं मचती। तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट की हर पॉलिसी जो है वो फेल हो रही है, क्योंकि एनरोलमेंट पॉलिसी बनाई गई, आपने एमपीएस को पीछे लगाया कि 100% एनरोलमेंट चाहिए मुझे स्कूलों में, अब वो फिर गिरती जा रही है। तो मेरा पॉइंट ये शीमल, मैं और आप एक प्रोफेशन में हैं, हमें अगर अट्रैक्शन ये होती कि आप अच्छा पढ़ाएं, हम आपको रिस्पेक्ट वही देंगे जो हम डंडे से छीनते हैं बहजिए साफ़ी। ठीक है, टीचर को तो वो मिलती ही नहीं है। टीचर को तो आप चाहे धक्के देगा भाई और ऐसे प्रोटेस्ट करो, वो आंदा है डंडे मार मार के उन्होंने कान फड़ा देता है। जिंदगी क्या है टीचर की? आप कहते हैं कि चांद पे आप पहुंचे, चांद पे पहुंचाने वाला ट्रेनर आपने रखा ही नहीं है। लेकिन अगर टीचर्स आप ट्रेन कर रहे हैं और आप उनको वो मुतल्लिका जो वो डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, चले मान लेते हैं, उसके बावजूद अगर बाकी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद नहीं होता, आप स्टूडेंट्स के लिए वो फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो स्कूलों में प्रोवाइड नहीं करते, तो पेरेंट्स क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल? बुनियादी चीज़ है, हमारे दौर में भी ऐसा था कि प्राइवेट स्कूल भी थे, सरकारी स्कूल भी थे। सरकारी स्कूल में वालिदैन प्रीफर करते थे कि सेंट्रल, एक आइडियल था कि सेंट्रल मॉडल स्कूल में लाहौर में पढ़ाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसको आज कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ेंगे। ये चीज़ें थी, ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी कि टीचर वहाँ का बड़ा डेडिकेटेड है, और डेडिकेटेड तब होगा जब उसकी मुआशी हालत बेहतर होगी और माशरे में आपने अच्छा मकाम देना है, ताकि वो जो टॉपर हो, जो टॉप करे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ग्रेजुएशन में, एफए में वो टॉप करे, तो वो ये ना कहे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा पैसे कमाने के लिए, मैं टीचर बनूंगा कौम को सुधारने के लिए। तो फिर आपका क्या पॉइंट है दुरानाया, मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि रजा भाई ने बड़ा क्लियरली अपना पॉइंट बता दिया। लेकिन उससे पहले नाज़िन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़िन, एजुकेशन की हम बात कर रहे थे और रज़ा भाई आपने अपना बड़ा क्लियर पॉइंट दिया कि टीचर को जब तक वो मुकाम नहीं दिया जाएगा चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। दुरानाया आपका क्या पॉइंट है? इनरोलमेंट पॉलिसी तो बुरी तरह नाकाम हुई है। देखें सिमल, मैं बिल्कुल, आप जो रज़ा भाई ने पॉइंट्स उठाए मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके पूरी तरह उसके हक में भी नहीं हूँ। वो इसलिए कि वो एक टीचर्स की ज़ात से मुंसलिक बहुत सारे पहलू हैं और हमें उस पर काम करना चाहिए। मैं खुद एक टीचर का बैठा हूँ, तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, निगेट कर सकता हूँ कि टीचर की रिस्पेक्ट और टीचर के माशी मसाइल को नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो बात है कि एनरोलमेंट क्यों नहीं हो पा रही, इतनी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, आपने अपने अरकान पंजाब असम्बली लगा दी है, जिसको हल्के में तकरीबन लाहौर के अरकान पंजाब असम्बली को अपने हल्के में पता है कि कहाँ पे कितने बच्चे और किस किस तरीके से वो क्या ख़ानदान पिस रहा है, उनके माशी मसाइल क्या हैं, क्या इशूज़ हैं। तो अगर वो भी एनरोलमेंट नहीं ला रहा, और अगर वो ला रहा है तो वो फज एनरोलमेंट ला रहा है, वो फेक ला रहा है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ कागजी एनरोलमेंट है। और फिर जो वहाँ पे
आपका वर्किंग ग्रुप है जिसने सारा काम करना था, उसने बच्चों को स्कूलों तक लाकर बिठाकर तालीम के लिए किताबें और उसके बाद यूनिफॉर्म तक देना था, जो हुकूमत की एक सेट पॉलिसी है, अगर उस पर भी काम नहीं किया जा रहा तो ये हुकूमत की सरासर नाकामी है। इसमें कोई दूसरा बंदा जिम्मेदार नहीं है। अगर आज असातिज़ा अगर रुल रहे हैं और जलील हो रहे हैं तो उसकी तस्वीर की जिम्मेदार तो हुकूमत है, लेकिन हुकूमत जो तालीम के साथ कर रही है, जो बेड़ा गर्क कर रही है इसका, तो उसकी भी जिम्मेदार हुकूमत खुद है और उसके पीछे कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरी सियासी जमात, कोई दूसरी ताकत, मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं, वो एक अगर आप ब्रिटिश राज से लेकर एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा स्टडी करते हैं और मुख्तलिफ औकात में जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ पाकिस्तान बनने के बाद भी आई हैं, तो उनमें एक तो पहले नंबर पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ तवज्जो तो थी नहीं, और फिर ये कि एक पूरे एक प्लान तरीके से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी को एक्सप्लॉयट करने का जो निज़ाम है उसको कंटिन्यू करने के लिए, एक तबका फ़िक्र को बिल्कुल स्नब रखने के लिए और उनकी सोच सिर्फ रोज़ी रोटी तक महदूद रखने के लिए ये एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया, जिस मैकेनिज्म में अभी हम जिसको तोड़, उस जिंक्स को नहीं तोड़ पाए, और रज़ा भाई वो जब तक टूटेगा नहीं, क्वालिटी, वो टीचर की रिस्पेक्ट, जो पहला मैं पॉइंट था कि टीचर की रिस्पेक्ट भी नहीं आएगी और साथ ही साथ हम जो माशरा वो तरक्की याफ्ता नहीं होगा। हम क्वालिटी एजुकेशन देते उसको खोखले नारे मारते मारते हम अपने लोगों को अलिफ बे पे नहीं सिखा सके भाई, हम ABC नहीं सिखा सके। मसला यही है कि एजुकेशन में अभी हम इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, आप रिसेंट रिजल्ट की बात कर लें, कितने परसेंटेज जो है वो कम हो गया जो पिछले सालों से रिजल्ट आ रहा था, कितने बच्चे फेल हुए हैं, कौन जिम्मेदार है, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप एक ये भी इसी में एक ऐड कर दें मेरी तरफ से भी थोड़ी सी, कि ये दुनिया में कौन सा ऐसा निज़ाम तालीम है और निज़ाम इम्तिहानात हैं कि जिसमें एक बच्चा 505 नंबरों में से 504 नंबर ले लेता है, ये भी समझ से बालादार है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खराबी चल रही है, आप एनालाइज नहीं कर रहे बच्चों को। मैं आपको बड़ा सच्चा वाकया बताता हूँ कि बाज़ वक़्त हमारे कुछ असातिज़ा मेरे लिए आज भी काबिल एहतराम है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो इतने बर्डन होते थे कि जब उनके पास FA या BA के पेपर बोर्ड से आते थे तो हम MA में पढ़ रहे होते थे, तो हमें वो बहुत सारे पेपर्स चेक करने के लिए दे देते थे कि बेटा ये हमारी हेल्प करो, और हम बहुत सारे पेपर्स होते थे, हम चेक करते थे, उसके बाद वो सरसी से रैंडम रिकॉल करते थे, 1-2 पेपर देखे कि इसने सही चेक किया नहीं किया, और उसके बाद नंबरिंग टोटल काउंट चेक किया और उसके बाद भिजवा दिया, क्योंकि उसके एक पेपर के उस वक्त जो है वो ठीक ठाक भी एक पेपर के पैसे मिलते हैं और सारी उनकी चीज़ें, तो टीचर को अपना सर्कल चलाने के लिए बहुत सारी जगहों से एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे आपका बोर्ड कहाँ है, आपका बोर्ड के अंदर बैठे ये बड़े बड़े अफसरान कहाँ हैं, आपके सेक्रेटरी बोर्ड साहब कहाँ हैं, आपके कंट्रोलर बोर्ड साहब कहाँ हैं, क्या वो लोग भी किसी जिम्मेदारी के मुस्तहिक हैं कि वो अल्लाह की तरफ से बिल्कुल भी एक बख्शे गए हैं? ठीक है, मतलब ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको ठीक करना होगा, और वरना एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। करें, आप PEF करें, आप कुछ करें, आप ये नहीं कर सकते। बिल्कुल तो आना चाहिए ना कि जिस तरह हर साल CSS के इम्तिहानात होते हैं और टॉप पोजीशन कौन है, DMG वाले या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान वाले, उसके बाद कस्टम सर्विस वाले आ जाते हैं, फॉरेन सर्विस वाले आ जाते हैं, कहीं OMG वाले चले 8वें 9वें नंबर पे आ जाते हैं, वो भी अकाउंट्स वाले आ जाते हैं, पाकिस्तान रेलवेज आ जाता है, पोस्टल सर्विसेज आ जाते हैं, कभी तो ये भी हो कि यार नाउ द गाय हु हैज स्टॉप्ड विल ऑप्ट फॉर टीचिंग। बहुत खूबसूरत पॉइंट है। कभी तो ये जिंदगी में हो, अगर हमारी जिंदगी में ये जिस दिन हो गया ना, आप समझेंगे पाकिस्तान तरक्की किसी दिन तो कोई CSP टीचर भी आए ना पढ़ाने, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे। पंजाब हुकूमत और आलमी बैंक में मुआहदा तय पा गया है और शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रई शोबा को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना होगा। मतलब कौन से वाले जदीद खतूत? उनको शायद तो खाली खतूत है ना जो एक दूसरे को लिखे जाते हैं, मुझे यही लगता है यही खतूत है, ये खतूत जो असली वाले खतूत जिनकी बात ये करेंगे, लाइंस की बात करते हैं या इक़दामात ऐसे करने हैं, तो ये बहुत पीछे हैं हम नहीं अखबारी हद तक हम बहुत आगे पहुंच गए। अखबारी बयानात को अगर देखा जाए तो हमारी बड़ी तरक्की हो गई। हम हमारे जब पाकिस्तान बना था ना, तो उस वक्त इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब के निस्बत कह लें 40% से भी नीचे था, जोग्राफ़ी में भी, रकबे के लिहाज से भी।
नो इंडियन पंजाब अब आपको रकीब का भी अपने दुश्मन का भी हवाला तो देना पड़ता है ना कहीं अगर वो आगे बहुत दूर भी ना जाए, पास की बात, यही पास पंजाब की बात वो इंडियन पंजाब जो पता क्या कहलवाता है, हालांकि वो 3 हिस्सों में बदल चुका है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और तीसरा ये पंजाब जो है ये मशरकी पंजाब जो, वो 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। लेकिन उसके बावजूद वो इंडियन ग्रेन हाउस कहलाता है, यानी इंडिया में जो गज़ा है, जो इजनास हैं, उनका ग्रेन हाउस। हम कभी बचपन में पढ़ा करते थे पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, अब पाकिस्तान और आज भी जो ग़िज़ाई किल्लत होती है तो हमें वो टमाटर वहाँ से आ रहे हैं, टमाटर वहाँ से, यानी हमें उनसे कहते हैं कि हम ऐसे अपनी छाती तान के उनका मुकाबला करते हैं, तो हमें इस बात पे क्यों नहीं करते हम मुकाबला, क्या हम उनसे आगे जाएंगे? बिल्कुल। देखिए हमें कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा कि हम नखट्टू हैं, कहीं ना कहीं तो हमें मसला है, खराबी है। ये जो किसान महाज हैं, ये जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बातें उठा रहे हैं, ये ऐसे नहीं उठा रहे, ये अब तो हालात कशीदा हैं। जब पंजाब के बॉर्डर पे काश्तकारी होती थी और किसान एक दूसरे से बात करते थे, इधर उधर से, भारतीय पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में, तो वो एक दूसरे को बड़ी बातें और तंज मारा करते थे कि भाई हमें तो ये सब्सिडी मिली, हमें तो ये बिल माफ़ है, हमें तो ये डीजल मुफ्त दिया जा रहा है, हमें काश्तकारी के लिए ट्रैक्टर जो है वो 300 रुपये माहाना पे दिए जा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि उस पाकिस्तानी किसान के दिल पे क्या गुजरती होगी, जिसकी सारी कमाई जो है, जो काश्तकारी उसने की है, और हमारे बहुत सारे दोस्त भी यहाँ पे काश्तकारी करते हैं, उनकी पूरी की पूरी फसल जो है वो मकरूज होती है अल्लाह के फजल से, और उससे आने वाली नस्ल उसके लिए उनको बीज डालने के पैसे नहीं होते। फिर मिडिल मैन जो है वो उनका मुआवजा उन तक नहीं पहुंचा पाता, बीच में मुनाफाखोर और आ जाते हैं, बेचारा किसान तो हमेशा हर साल ये होता है कि जब चावल की कटाई होती है तो उस वक्त रेट बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जिनको ये डायरेक्ट फेस करना पड़ा होगा। ठीक है, 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं, वो किसान के पास स्टोरेज का सिस्टम भी नहीं होता, ऊपर से कर्ज सर पे चढ़ा होता है, वो मिडिल मैन को या डीलर को दे बैठता है उस वक्त, और आप तक पहुंचते पहुंचते चावल वही उसी रेट पे होता है, प्रोड्यूस करने वाला जो होता है वो उसी मिजरेबल। बिल्कुल सही, लेकिन अब पंजाब बैंक के साथ, पंजाब हुकूमत ने मुआहदा कर लिया आलमी बैंक के साथ, तो शायद बेहतरी है। अच्छा, यहाँ पे जो दरमियान में मिसिंग चीज है वो है सरकार। उसको सरकार अगर मिस ना हो आउट करना पड़ेगा और चीजों को बेहतर करना किसान जो प्रोड्यूसर है वो उसको हमने पूरा गारंटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है, और उसकी एजुकेशन, उसके सब कुछ बेहतर करना है, तो फिर सही होगा ये। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया रजा भाई दुरानायाब, आप दोनों का। नाज़रीन, इसी के साथ हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा आना यूसुफ से, और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में PMLN UK के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, और जो कि वहाँ पर पोल्ट्री होलसेल की हवाले से बिज़नेस भी करते हैं, और पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कंसर्न क्या है, किस तरह से वहाँ पर पार्टी को यूनाइटेड रखे हुए हैं, और 37 ईयर्स से UK में हैं, सो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, इस पर बात करेंगे। बासित हमजा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बासित साहब, 37 साल, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, और कैसा आपका वहाँ पे सफ़र रहा UK में? बस ये UK में जाके जो लोग जाते हैं वो बस ही जाते हैं उधर। मैं तकरीबन 1979 में वहाँ गया हूँ एज ए प्रोफेशन क्रिकेट खेलने के लिए। वो मेरा सिलसिला रहा है टिल 1990। आफ्टर 90 मैंने 85 में मेरी शादी हो गई। फिर जो है जो हालात चेंज होते गए, बहरहाल पाकिस्तान के साथ मेरा ऐसे ही रब्ता है कि एवरी 3-4 मंथ्स में पाकिस्तान में आ जाता हूँ। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं ज़्यादा पाकिस्तान में ही रहता हूँ, मेरे वही दोस्त हैं, वही दोस्त हैं। एक पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी हो, वो हमेशा दिल से तो पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली। सो कैसा रहा ये सफ़र आपका वहाँ पर, बिजनेस इस्टेब्लिश करना, फैमिली वहाँ पर, सारी चीज़ें? मेरे से पहले मेरे भाई उधर थे, बड़े भाई जो कि अभी भी हैं। जब यहाँ से पाकिस्तान से मैं गया हूँ तो मुझे ऐसे ही है कि जैसे मैं अपने घर गया हूँ। यहाँ से घर से निकले, वहाँ जाके आगे घर मिल गया। बिल्कुल। तो भाई आगे ऑलरेडी बिजनेस करते थे, उनका अपना एक जनरल स्टोर था, तो मुझे ज़रा काफ़ी आसानी रही, तो सपोर्ट रही उनकी। हाँ, सपोर्ट रही उनकी, सपोर्ट मिलती रही। बिल्कुल सही। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे आप? जी। तो क्रिकेट का शौक कब से था और कैसे वो सफ़र कैसा रहा? हाँ जी, क्रिकेट मैं स्कूल से ही अपनी स्टार्ट की, मैं अपने स्कूल से। तो बाद में लाहौर में मैं
मुस्लिम जिमाना क्रिकेट क्लब से खेलता रहा हूँ। मेरे कप्तान हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मियाँ मोहम्मद असलम साहब अभी बहुत खिदमत कर रहे हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं, एम्पायर थे पाकिस्तान के। तो उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की मैंने, लाहौर डिवीज़न में सेलेक्ट हुआ 1997-6 में। वो मेरा जो डेब्यू था वो अगेंस्ट लाइक ज़हीर अब्बास एंड इमरान खान, इनके अगेंस्ट था लाहौर जिमाने में। उसके बाद मैं प्रोफेशनल खेलता रहा हूँ वापडा की तरफ से 2 साल एज ए प्रोफेशनल। फिर मैं 1976 में चले गए। और हाँ, तो कभी इसको परसू नहीं किया वहाँ जाके, अगर आप इंग्लैंड के क्लब से खेलते हैं? जी, मैं 10 साल वहाँ प्रोफेशनल रहा हूँ। मैं सेंट्रल लंकाशायर में क्रिकेट खेलता रहा हूँ डिफरेंट क्लबों के साथ। लंकाशायर चेशर लीग खेली है, बोल्टन लीग खेली है। मैं 10 साल वहाँ प्रोफेशनल रहा हूँ। रहे और उसको खेलते रहे। खुद से शौक था ये? जी, शुरू से मुझे शौक था, ये मेरी रग रग में था। और मेरी तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसको आगे लेकर चलते और मतलब नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर खेलते? जिस वक्त हम खेलते थे उस वक्त बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि आगे ना कुछ चांस एज सच नहीं था, क्योंकि पुराने लोग जो बैठे हुए थे वो चिमटे हुए थे क्रिकेट के साथ ना। और जैसे ही मीडिया आया है तो वो लोग एक्सपोज हुए, आउट होते गए, फिर लोगों को चांस मिलता गया। यानी कि स्पेस नहीं थी, मतलब स्पेस नहीं थी, मौका नहीं मिलता। बहुत लोग जो है ना किल हो गए उसमें। तो फिर पॉलिटिक्स कब ज्वाइन किया? जी, पॉलिटिक्स मैं शुरू से, मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि हर एक पाकिस्तानी मुस्लिम लीग ही है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था। जब PMLN मार्ज़ वजूद में आई है तो मेरे कायदीन मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज साहब, इनकी मेहनतें रंग लाई हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग को मुत्तहिद किया, इकट्ठा किया। और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान को लेके कहाँ तक चले गए हैं। और तब से शुरू दिन से मैं बिल्कुल मैं PMLN साथ हूँ। बिल्कुल सही। और जब इधर डिक्टेटर का राज था परवेज़ मुशर्रफ का 2004 में, उसका फुल तोती बोलता था। मियाँ शहबाज साहब ने इरादा किया पाकिस्तान आने का, तो आई वाज विद हिम। मैं आया इधर लाहौर में, आके अरेस्ट भी हो गए हम। तो हम चंद लोग थे जो उनके साथ उस वक्त आए थे। मुश्किल था उस वक्त? बहुत मुश्किल, बड़ा हार्ड टाइम था। बड़ी थ्रेट थी हम लोगों को कि आप आएंगे हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे। फिर हमने इस चीज़ की परवाह नहीं की। अब तो जब दोबारा आए हम तो तकरीबन 300-400 आदमी 2 जहाज़ों में आए। हालात चेंज हो चुके थे, मगर उस वक्त जो है ना बहुत टफ टाइम था जब हमने मियाँ अपने कायद मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इधर आने का इरादा किया। इन्होंने पकड़ के उनको वापस जद्दा भेज दिया और हमें अरेस्ट कर लिया इधर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सिनेरियो रहा? आपको कहाँ रखा गया? नेक्स्ट डे उन्होंने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। क्योंकि मैं ब्रिटिश था, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। पाकिस्तानी पासपोर्ट में मैंने ट्रैवल नहीं किया। अगर पाकिस्तानी होता तो शायद ज़्यादा। उसके बाद वो रख नहीं सकते थे। फिर आप वापस चले गए? जी, मैं वापस चले गया। और उसके बाद दोबारा फिर जब हालात चेंज हुए? जी, आते रहते हैं। मैं हर 3-4 महीने का मेरा सफ़र होता है पाकिस्तान। अच्छा, यूके में पॉलिटिक्स किस तरह की है? कैंपेन्स किस तरह चलाई जाती हैं? कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है? जी, बड़ी अच्छी बात की है। हम उधर मेंबर साजी करते हैं और यूनिट बनाए हुए हैं हमने अपने हर शहर में, हर कस्बे में, छोटे छोटे गांव में हमारे यूनिट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 30,000 हमारे मेंबर्स हैं वहाँ पर। सही काम कर रहे हैं और तसलसल से काम कर रहे हैं। कैंपेन्स चल रही होती हैं वहाँ पर? जी, कैंपेन कोई एज सच को इलेक्शन की नहीं है वैसे। ऑब्वियसली वो तो। हाँ जी, लेकिन वैसे पार्टी की मोटिवेशन के लिए? जी, पार्टी की मोटिवेशन के लिए कि हम हर महीने कोई ना कोई इजलास बुलाया होता है हमने अपनी पार्टी का। कभी किसी शहर में, कभी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मैनचेस्टर में है, ब्रेडफोर्ड में है, फिर ग्लासगो में। ऐसे एवरी मंथ कहीं ना कहीं हमने अपना ऐसा रखा हुआ, अपने आप को इंटैक्ट रखा हुआ है और लोगों को मोटिवेट किया हुआ। बिल्कुल। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पर हैं उनको, मतलब पाकिस्तान के जब हालात देखते हैं या यहाँ पर जो पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं उस पर उनका क्या रद्द अमल होता है? किस तरह से आप लोग, अगर यहाँ पर जैसे धरना हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आप लोग PMLN के हैं, तो फिर क्या वहाँ पर सोचा जाता है कि हम भी शायद प्रोटेस्ट करें इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? किस तरह से प्लान अप किया जाता है? नहीं, हम प्रोटेस्ट के अगेंस्ट तो प्रोटेस्ट नहीं करते। हाँ, अगर कोई हद से गुजर जाए
जैसे कि ये हमारे एक लीडर हैं जो कि हर वक्त धरना देते हैं, तो घर के जाके नीचे जाके धरना देते हैं, वो मियाँ साहब के घर के नीचे चले जाते हैं। तो उसके लिए हमने भी स्ट्रैटेजी अपनाई, हम उनके घर के नीचे चले गए, उनकी वाइफ के घर के नीचे चले गए। वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद से वो ज़रा कंट्रोल में आ गए। तो हम भी ऐसा कोई ऐसी बात नहीं करते। वहाँ वैसे भी लॉ का जो है ना, कानून का बहुत राज है। ऐसे नहीं है कि किसी को आप जाके पत्थर मारे या गाड़ियाँ जलाएं या ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग है ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, वहाँ पर पाकिस्तानी जब कोई त्यौहार आता है, कोई चीज़ होती है, किस तरह उसको सेलिब्रेट किया बड़ी जाता है? बहुत ही खुशी से 14 अगस्त बड़ा ज़ोर शोर से मनाया जाता है। ईद जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से, और अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो नई पौध है, उनको बड़ी अवेयरनेस है। पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत है उनको, बहुत ही मोहब्बत है। वो सड़कों पे निकल आते हैं गाड़ियाँ लेके, बहुत शोर शराबा, यही बस बड़ा अच्छा, बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, मुश्किल है पाकिस्तानी, मतलब वहाँ पे जब कम्युनिटी है तो यहाँ के कल्चर को वहाँ पर स्टेब्लिश करना, बच्चों को बताना, उर्दू लैंग्वेज सिखाना, या हमारे जितने भी नॉर्म्स हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बच्चों को प्रमोट करना या उनको बताना, ये मुश्किल है। जिस दौर में मैं गया हूँ 1979 में, उस वक्त था, उससे पहले के लोगों ने ये चीज़ फेस की है। बट से ऑनवर्ड फ्रॉम 90s और से भी 85, इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। वहाँ हमारे स्कूल हैं, टीचर हैं, आपको सुन के हैरानी होगी, इवन कुछ स्कूलों में गोरे लोग हैं, गोरे उर्दू पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ जी, गोरे उर्दू पढ़ाते हैं। देखिए ना आप, इट इज़ अमेजिंग, यू नो। तो अब हालात चेंज हो गए हैं। हमारे अपने इस्लामिक स्कूल हैं उधर ना, जहाँ लड़कियों के स्कूल हैं, बड़ी अच्छी है माशाल्लाह एजुकेशन के यार। बिल्कुल, वेरी नाइस। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। नो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिल्कुल सही। अच्छा, वहाँ के थोड़े इन्वायरमेंट के हवाले से बताइएगा कि अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रूल ऑफ लॉ वहाँ बहुत स्ट्रांग है, हर शख्स को जो है वो रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है, लॉज जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है। तो कैसे मुमकिन है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना? देखें, उधर जो रहने वाला है, मेरे जैसे लोग हैं जो पाकिस्तानी उधर रहते हैं, वो तो बिल्कुल उस रूल्स को फॉलो करते हैं। बदकिस्मती से जब हम इधर आते हैं तो वो चीज़ हमें देखने में नहीं मिलती। हालांकि हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा थे। उधर जाके हमने लर्न किया है। तो मैं कहता हूँ कि मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ, मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग जब पाकिस्तान में आए तो आप वैसे जैसे आप वहाँ भी कतार बना के खड़े होके, जैसे उनके असूल हैं जो, वही अगर पाकिस्तान ट्रैफिक लॉस का पाबंदी की जाती है, क्यूज़ की पाबंदी की जाती है, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ों पर कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को बॉदर नहीं करना, यहाँ पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं है। तो आपको दुख होता है जब आप वापस आते हैं कि यहाँ पे लॉस तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये इम्प्लीमेंट जो है ना हम लोगों ने खुद करनी है। देखें, अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट का जो काम है वो तो अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। अब माशाल्लाह ईद गुजरी है, आप देखें, मैंने खुद मुशाहिदा किया, मुझे कहीं कोई ऐसी आलाइशें वगैरह ये चीज़ें नज़र नहीं आई। कुछ चंद एक जगह होंगी जहाँ मैं नहीं पहुँच सका, मगर बहुत है माशाल्लाह, बेहतरी बहुत बेहतरी आई है और बेहतरी आ रही है पाकिस्तान के लिए। और दुआ गो है कि अल्लाह पाक परवरदिगार उसको बेहतर करे। और बिल्कुल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेलते थे और अभी आप प्रोफेशनल मतलब बिजनेस भी चला रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, विच इज़ अ सीरियस जॉब, क्या फ़र्क है दोनों में? मतलब किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे? देखें, टाइम निकाल लेते हैं हम। पहले तो बहुत मुश्किल था, मगर मैंने आपको जैसे बोला कि मेरे रग रग में, मेरे खून में ये चीज़ है, क्रिकेट है। तो कोशिश करते हैं कि जितना भी ज़्यादा टाइम हो सके, क्योंकि बिज़नेस में माशाल्लाह लोग हैं, वो काम करने वाले होते हैं, फिर हम टाइम अपना निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे जाके ही काम करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो काम नहीं होगा, तो मैं टाइम नहीं दे सकूँगा, टाइम निकाल लेते हैं। बच्चों के साथ कभी खेली क्रिकेट, एंजॉय किया? जी बहुत एंजॉय किया, बहुत। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। हाँ, और क्या क्या करते हैं वो वहाँ पर? अभी एक तो बड़ा बच्चा जो मेरा वो लर्निंग डिसेबल है, बरालीज ओके, हमारी तरह ही है मगर ज़हनी तौर पे पीछे है। छोटा बच्चा है, उसने कॉलेज फिनिश किया है, तो ही इज़ सीकिंग जॉब, यू नो, ही इज़ लुकिंग फॉर हिज करियर। एक बेटा बेटी मेरी इधर हैं, वो अपना LGS में जाते हैं। बेटा जो है वो
ओ लेवल कर रहा है। बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी? बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी है। टाइम मिलता है उनके बिल्कुल साथ टाइम टाइम स्पेंड करने के बिल्कुल लिए? टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, वीकेंड को ख़ास तौर पे उन्हीं के साथ होता है मेरा। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग वाक़या जो यूके में आपने कुछ किया हो और वो इंटरेस्टिंग वाक़या आपको हमेशा याद रहा हो, किसी गोरे के साथ इंटरेक्शन में या कोई एक इंसिडेंट? नहीं, इंसिडेंट तो ठीक है लाइफ में होते हैं, मगर ऐसा सच मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है। मगर कोई फनी, कोई अमेजिंग, कोई मेमोरी जो आप शेयर करना बस चाहें? मैं ज़्यादा जो है ना, मेरा जो लिंक है वो सोशल सर्विसेज में है। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रहता हूँ। बहरहाल कोई ऐसी मेमोरी नहीं है कि मैं, बाकी तो हालात चल रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, सोशल सर्विसेज की आपने बात की और आपका काफ़ी इंटरेस्ट भी है इस पर, तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन नाज़िन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़िन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। बासित हमजा बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के यूके के, और उसके साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं, वहाँ पर बिज़नेस भी चलाते हैं। बासित साहब, बिज़नेस चलाना कैसा है यूके में? मुश्किल है, लोगों को प्रॉब्लम आती है, या स्मूथ है? अगर आप जी, पहले तो ज़रा मुश्किल था, मगर अब जो है ना, इतने आसानी हो गई हैं, अब प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये फेसबुक है, ये दूसरी चीज़ें हैं, अब उसके ऊपर ही उनको सारा काम तो कंप्यूटराइज्ड है। बिल्कुल सही। तो यस, वी डूइंग फाइन। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में थे और फिर आपने पोल्ट्री होलसेल बिजनेस जो है वो शुरू किया यूके में। सो स्विच करके फिर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा था? जी, मैं तकरीबन 10 साल रेस्टोरेंट बिज़नेस के साथ मुंसलिक रहा हूँ। बड़ा अच्छा बिज़नेस था, मगर उसमें ज़रा चूँकि मेरी नेचर में है सोशलाइज करना, तो उसमें ज़रा टाइम जो है ना वो बहुत कम मिलता था, और हार्ड टाइम था, लॉन्ग आवर्स होते थे। तो एक टाइम आया कि मैंने उसको पैकअप किया और इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, और थैंक्स गॉड के अलावा। और वहाँ पर क्या पाकिस्तानी फूड जो है वो उसमें मिला करता था और लाहौरी फूड मिला करता था? जी बिल्कुल जी, प्योर लाहौरी फूड, पाकिस्तानी फूड था। तो फिर उसके बाद आपने चेंज कर लिया? फिर मैंने चेंज कर लिया। अब मैं चिकन पोल्ट्री जो है वो होलसेल करते हैं, होलसेल सप्लाई करते हैं। बरतानिया पोल्ट्री के नाम से मेरी कंपनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, पोल्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी हैं। क्या वो वहाँ यूके में भी एग्जिस्ट करती हैं कि अगर ब्रायलर है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, हेल्थ इश्यूज़ और इस तरह की कोई बातें जो यहाँ पे हमें कंसर्न करती हैं? जी बिल्कुल हेल्थ इशू हैं, मगर उनके लिए उनके तरीक़ाकार भी हैं, मगर सच ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि पाकिस्तान में आपको मिलती होगी। मुझे यहाँ का तो तजर्बा नहीं है, उधर बिल्कुल नाइस एंड क्लीन फूड है बिल्कुल। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं? कहाँ कौन से शहरों में? जी, हम ये होलसेल लेते हैं हलाल चिकन, उसको डीबोन करते हैं, उनके पीसीस करते हैं, उसके पीसीस करके उनको हम जो स्टोर हैं उन पे बेचते हैं। जो ज़्यादा हम सिर्फ वो होलसेल करते हैं, होलसेल का काम करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान और यूके का कंपैरिजन करें, सो कौन सी चीज़ जो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जाए उस पर कि बेहतरी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए? कोई एक चीज़ जो आप सोच रहे हो, कोई एक या दो, जिस तरह से भी आप मुनासिब समझें। देखें, जैसे पहले भी बात की थी कि रूल ऑफ लॉ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं जैसे कि रूल ऑफ लॉ यूके में है, इस तरह यहाँ भी हो जाए। अब तो माशाल्लाह अदालती निज़ाम जो है बहुत बेहतर हुआ है, अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आई इनकी। तो जी हाँ जी, तो हम यही कोशिश करेंगे कि अपना ये जो रूल्स ऑफ लॉ है ये उसको लोग फॉलो करें। और अच्छा, वहाँ पे जो गोरों के साथ इंटरेक्शन है पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कल्चरल डिफरेंस भी है, सो वो एक जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आपको बॉन्डिंग के बगैर तो आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, सो वो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? कि वो उसके बारे में ये है कि उनको भी अब, पहले तो नहीं था, अब बहुत ज़्यादा उनको भी अवेयरनेस हो गई है। जैसे उनको पता है हमारी ईदें हैं, रमज़ान है, रमज़ान 30 हम रोज़े रखते हैं माशाल्लाह, वो बिल्कुल
इसमें हमारे साथ ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनकी हमारे साथ बिल्कुल बहुत अच्छी बाउंडिंग है। गुड पीपल हैं, नाइस है, मगर इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें ज़रा कुछ। और अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए, जो अफसोसनाक इंसिडेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर कुछ रिएक्शन या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ पर है उसको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना जी पड़ा? बिल्कुल, वो प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं मगर वो इतना ज़्यादा नहीं होता, पर सिक्योरिटी में हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है। फिर वो ऐसा है कि को रातों को बाहर निकलना या जो हमारे मस्जिदें हैं उनके आगे इर्द गिर्द हम सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर देते हैं, कोई ऐसे वाक़यात ना हो। तो ये हमें ये चीज़ें फेस होती हैं, तो अल्लाह करे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं और ऐसे काम ना हो। बहरहाल हम एक आज़ाद माशरे में रह रहे हैं और उनमें बहुत है, वो इस्लाम को बहुत अच्छी लॉ सपोर्ट करता है जी, लॉ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है जी, प्रोटेक्ट करता है जी, प्रोटेक्ट करता है बिल्कुल इसके अगेंस्ट। उसमें एग्जैक्टली अगर कोई इंसिडेंट हो जाए बिल्कुल लॉ बिल्कुल डेफिनेटली सपोर्ट करता है और यस। अच्छा, वहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें जनरल, तो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, मसाइल क्या है? और आप क्योंकि सोशलाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं और लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी काफ़ी होता है जी, जो वहाँ के नेशनल हैं, जो लीगल हैं, उनको तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर क्योंकि मेरा काम जो है ना वो सोशल में बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग जिनके पास वहाँ वीज़ा नहीं है रहने के लिए, जिनके पास वहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, फिर उनको काम करने की बहुत दुश्वारी होती है, छुप के काम करना पड़ता है, उनको रोज़गार मुहैया करना, जो कि पिछले कुछ 5-6 साल पहले तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अब वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं। इंग्लैंड जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है और इमिग्रेशन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी है, जिसकी वजह से जैसे पहले कुछ लोग आते तो उनको कहीं ना कहीं फ़िक्स करते थे, किसी काम पे भेज देते थे, किसी को कह देते कि यार अपने पास किसी फैक्ट्री में लगवा देते थे। अब वहाँ जो है ना वो ये चीज़ें नहीं है, जो भी इलीगल इमिग्रेंट को रखेगा उसको वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10,000 पाउंड फ़ाइन करते हैं, प्लस अभी उन्होंने ज़्यादा सख्ती ये की है कि 2 साल की सज़ा भी रख दी है जो भी इन लोगों। तो काफ़ी मुश्किलात जो है ना हमें वो उस सिलसिले में प्रॉब्लम्स आती हैं और बिल्कुल, वो उसको फिर अभी जो रिसेंटली रेफरेंडम हुआ और उसके बाद ये सारा डिसीजन हुआ, उस पे आपकी क्या जी, अभी जो रेफरेंडम हुआ है वो तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, उसके नतीजे में वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी चला गया। वो आने से इलेक्शन से पहले उसने एक प्रॉमिस किया था कि अगर वो कह रहा था टूरी पार्टी का डेविड कैमरॉन की, अगर मैं विन करूंगा तो मैं रेफरेंडम कराऊंगा। यही बात उसके गले में पड़ गई, वो विन तो कर गया, अगर वो ये बात ना भी करता कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा, अगर वो ये बात ना भी करता उसने इलेक्शन फिर भी जीत लेना था। अब उसने रेफरेंडम कराया तो वो अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो है ना वो उम्मीदों पे कहते हैं कि वो नहीं उतरा और वो पार्टी से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गए। और ये देखें जो पॉश एरिया हैं वहाँ से जो पॉजिटिव थे, जो वोट जो थे ना वो हाँ में थे। अच्छा। अब जो नॉर्थ साइड है वहाँ उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, वहाँ पॉवर्टी थी, बेरोज़गारी थी, वहाँ लोगों ने इसके अगेंस्ट ना वोट दिया कि नहीं भी हमने यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना। क्योंकि जो दूसरी कंट्री हैं यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप जिसमें बहुत ज़्यादा जो गरीब कंट्रियाँ थी, उनके लोग जो ना इधर आके काम कर रहे थे तो उसमें इफेक्ट पड़ रहा था, उनकी वजह से उन्होंने जो अपने जो बेसिक इंग्लैंड के लोग थे फिर उनको काम नहीं मिलता था क्योंकि वो हैसल बैसल बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप क्या समझते हैं यूरोपीय यूनियन से अलग होके क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या मतलब यूके में बेहतरी आएगी, इकोनॉमिक स्ट्रांग होगी, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? अभी तो मेरे ख्याल में वो उनकी इकोनॉमी भी डाउन है, इस हिस्से में उनको अभी मार पड़ रही है। अभी ये इम्प्लीमेंट होते भी अभी 1-2 साल लगेंगे, उसके बाद जो है ना इसके ना कुछ असरात जो है बिल्कुल आने शुरू। अभी ऐसा जो है ना वो उसके इफेक्ट जो है ना वो नेगेटिव ही गए हैं। मतलब अभी ऐसा जो आपके ख्याल में कोई पॉजिटिव कोई नहीं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं? अभी जो सूरत हाल चल रही है कि प्रोटेस्ट भी होता है, गवर्नमेंट अपना काम करने की कोशिश भी कर रही है, एंड आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूके भी हैं, तो आप यहाँ पर आते भी रहते हैं, जैसे आपने कहा कि हर 3-4 महीने बाद आप यहाँ चक्कर लगाते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे?
यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम मेरे हिसाब से तो बड़ी स्टेबल है, मगर ये जो दरना सियासत है और मैनो मानो वाली जो बात है वो अच्छी नहीं है। मुल्क को चलना देना चाहिए। आप देखें सी पैक है, ग्वादर का मंसूबा है, ये अपना बिजली के मंसूबे हैं, गैस है। ये देखें आप पिछली गवर्नमेंट के साथ अगर इसको कंपेयर में करें ना तो आपको नज़र आएगा कि हालात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि 2018 तक इंशाल्लाह ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी और इंडस्ट्री फले फूलेगी और अल्लाह अच्छी करेगा। इनको समझना चाहिए ये अपना क्या कहते हैं साम्राज्यी कुवतों के हाथों में खेल रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनको वेट करना चाहिए। वेट करें टिल 2018 आए, इलेक्शन होगा, पता चल जाएगा इनको, पता चल जाएगा कि आवाम की राय क्या है। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा बासित साहब, एक कश्मीरियों की बड़ी तादाद जो है वो यूके में मुकीम है और वहाँ रहती है, और अभी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीरियों पे बहुत से जुल्म भी किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर लें और वहाँ पर जो भारतीय जारियत सिलसिला जारी है, UN में प्रेसिडेंट ने भी इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया। कश्मीरियों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो यूके में मुकीम है? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने UNO में कितना अच्छा स्टांस लिया है और कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद किया है और उनको कहा है कि जो मुआहदे जो हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। तो मेरे हिसाब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कश्मीरियों की भरपूर अक्कासी की है और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये जो आज़ादी की तहरीक चल रही है इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है अब कि इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यूके में जो मुकीम कश्मीरी हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है, वो बेचारे इसी जदोजहद में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, बहुत हेल्प करते हैं अपने कश्मीरी भाइयों की भी इंशाल्लाह अज़ीज़ में। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर पीस वॉक्स निकाली जाती हैं या प्रोटेस्ट किया जाता है, क्या यूके में भी इस तरह से कोई प्रोटेस्ट अरेंज किए जाते हैं या इंडियन एम्बेसी के सामने या जनरल जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर कश्मीरी निकलते हैं और एहतजाज करते हैं? जी खाली कश्मीरी नहीं निकलते हैं, जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तानी जितने भी हैं और वो सब निकलते हैं और पीस वॉक भी होती है और जाके उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने बाकायदा उन मुजाहरों में हिस्सा भी लेते हैं और उनको जाके याददाश्त भी दिलाते हैं कि ये कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है। तो बिल्कुल वो भरपूर आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है फिर जब आप इस तरह की वहाँ पे कैंपेन चलती है और इंडिया के ख़िलाफ़ या कश्मीरियों के हक़ में जो कैंपेन चलती है तो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आवाज़ जो है ना वो बुलंद होती है और माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर। बिल्कुल सही। अच्छा बासित साहब, आप चूँकि 37 ईयर्स से वहाँ पर हैं, माशाल्लाह एक अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं, सोशली भी बहुत एक्टिव है, कोई एक मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें और कोई एक चीज़ जो आप मेंशन करना चाहें? मैसेज यही है कि प्लीज़ अपना काम करें, मुल्क के लिए बेहतरी है और अपने मुल्क को संवारें और ये बहरहाल ये एक यही मैसेज है मेरी तरफ से कि काम और इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखें। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स या क्या क्या प्लानिंग जो है वो आप कर रहे हैं? मेरे फ्यूचर प्लान एज सच तो अभी तो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और ख्वाहिश यही है कि वाइंड अप करके पाकिस्तान आया जाए। अब पाकिस्तान में बहुत बेहतरी हो रही है, बहुत हालात बेहतर हो रहे हैं, यहाँ आके बिज़नेस किया जाए। और तो ये आप जी प्लानिंग में है कि पाकिस्तान जो है ना इससे बेहतर कंट्री कोई नहीं है। 4 सीज़न कंट्री है हमारे यहाँ पे, चारों मौसम है, ज़रात है और माशाल्लाह मेरे हिसाब से तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर ये हमारे मुल्क से ये चीज़ें दहशतगर्दी वगैरह ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो देयर इज़ नथिंग लाइक पाकिस्तान से बेहतर, ख़ास तौर पे लाहौर से बेहतर कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। और लाहौर को मिस करते हैं आप वैसे? जी बहुत मिस क्योंकि लाहौर है। बिल्कुल जी, लाहौर है।
लाहौर को हम बहुत मिस करते हैं। इसकी बस ये समझिए कि हमारी यादें जो है ना वो इससे वाबस्ता हैं। तो जब लाहौर आता हूँ मैं ऐसे फील करता हूँ कि मैं बस घर आ गया, पैराडाइज बैठा हूँ, जन्नत में बैठा हूँ मैं। लाहौर तो मेरे लिए ऐसी चीज़ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आप तशरीफ़ लाए। गुड लक फॉर ऑल द प्लान्स एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास मदर केयर है जी, जिस पर अप टू 50% तक ऑफ लगी है। जाएं, जाकर शॉपिंग करें और आप अपने आधे पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है हमारे पास आउटफिटर्स, और आउटफिटर्स पर भी अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगी। आगे बढ़ेंगे हाइपर स्टार। अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में मरहबा शरबत संदल है जी, 800 ml, रिटेल प्राइस है 160, प्रमोशनल प्राइस है 130। आप 30 रुपये बचा सकते हैं। ब्लू बैंड मार्जरीन 500 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 245, प्रमोशनल प्राइस 205। आप 40 रुपीज़ बचा सकते हैं। अगर आपको वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स जाइएगा लिबर्टी मार्केट और वहां जाकर शॉपिंग कीजिएगा। ढेरों कलेक्शन मौजूद है वहां पर, रंग बिरंगे कलर्स और डिफरेंट डिज़ाइनर वेयर स्टिच्ड और अनस्टिच्ड अवेलेबल हैं। ज़रूर विजिट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। जी रमल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रमल बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और क्या सरकारी निर्खनामा पहुंच सका है, अमल दरामद हो रहा है या नहीं? जी मैं इस वक्त मक्का कॉलोनी गुलबर्ग की सब्जी मंडी में मौजूद हूं। अगर हम सरकारी निर्खनामों के मुताबिक रेट्स की बात करें तो सब्जियों के रेट कुछ इस तरह है कि आलू शुगर फ्री कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 30, आलू स्टोर कम से कम 17, ज़्यादा से ज़्यादा 19, प्याज कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 22, टमाटर कम से कम 43, ज़्यादा से ज़्यादा 46, लहसुन देसी कम से कम भी 237, ज़्यादा से ज़्यादा 243। लोगों का कहना है कि जो आम रूटीन में सब्जियां इस्तेमाल हो जाती हैं जैसे कि प्याज, टमाटर, लीमू, अदरक, लहसुन, जो डेली रूटीन के खाने में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। सब कीमतें दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं। और अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर भी कम से कम 43, ज़्यादा से ज़्यादा 46, लहसुन देसी कम से कम 237, ज़्यादा से ज़्यादा 243, बैंगन कम से कम 16, ज़्यादा से ज़्यादा 18, अदरक चाइना कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 85, बंद गोभी कम से कम 32, ज़्यादा से ज़्यादा भी 35, मटर भी कम से कम 120, ज़्यादा से ज़्यादा 126, लीमू कम से कम 120, ज़्यादा से ज़्यादा 126। अगर इसी तरीके से अगर हम फलों के रेट्स की बात करें तो फलों के रेट्स कुछ इस तरह है कि सेब अव्वल कम से कम 96, ज़्यादा से ज़्यादा 102, सेब दोम कम से कम 70, ज़्यादा से ज़्यादा 74, केला अव्वल कम से कम 58, ज़्यादा से ज़्यादा 62, केला दोम कम से कम 38, ज़्यादा से ज़्यादा 40, तरबूज भी कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20, आम चूसा सफ़ेद जो आम की सबसे अच्छी किस्म है उसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा है, कम से कम भी 120, ज़्यादा से ज़्यादा 126, अनार देसी भी कम से कम 120, ज़्यादा से ज़्यादा 126, अंगूर सुंदर खानी भी कम से कम भी 170 और ज़्यादा से ज़्यादा 176। अंगूर की कीमत भी आसमानों से बातें कर रही है। इसी तरीके से अगर हम चिकन की रेट की बात करें तो चिकन के रेट में भी दिन ब दिन 2-3 रुपये इजाफा किया जा रहा है। 155 रुपये किलो
किलो चिकन फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर अंडों की बात करें तो अंडे 94 रुपये दर्जन जो है मुतय्यन की गए हैं सरकारी नरकनामों के मुताबिक। लेकिन लोगों का कहना है कि सब्ज़ी मंडियों में भी ओपन मार्केट के बराबर ही जो सब्ज़ियाँ और फल हैं उन्हें मिल रही हैं। उनकी कीमतें भी कम से कम भी सरकारी नरकनामों के मुताबिक 10 या 5 रुपये बढ़ाकर यहाँ पर सब्ज़ियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का ये कहना है कि मेन सब्ज़ी मंडी जो है बदामी बाग की, वहाँ पर इन्हें सही रेट में सब्जियां नहीं मिलती हैं, क्वालिटी भी सही नहीं होती है। तो हुकूमत को चाहिए कि मेन सब्ज़ी मंडी बदामी बाग की वहाँ पर कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया रमल दिलदार आपका। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, जिंदा मुर्गी जो है वो आपको गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मिलेगी। कुछ इस तरह से रेट्स हैं कि आपको मिलेगी 117 रुपये किलो और 107 रुपये किलो, और उसका बना हुआ गोश्त है जी 155 रुपये किलो। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे परचून से अंडे जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं जी। आपको मिलेंगे 94 रुपये दर्जन, थोक से मिलेंगे 92 रुपये और गोरमे पर अवेलेबल हैं 93 रुपये में। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास है जी अमेरिकन डॉलर, कीमत खरीदे 105.05, कीमत फ़रोख्त है 105.3। पाउंड स्टर्लिंग, कीमत खरीदे 136.5, कीमत फ़रोख्त है 137.2। यूरो की कीमत खरीद 116.5, कीमत फ़रोख्त 117। सऊदी रियाल, कीमत खरीद है 27.7, कीमत फ़रोख्त है 27.85। यूएई दिरहम, कीमत खरीद 28.4, कीमत फ़रोख्त है 28.55। कुवैती दिनार, कीमत खरीद 346, कीमत फ़रोख्त 348। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कीमत खरीद 79.25, कीमत फ़रोख्त है 79.7। जैपनीज येन, कीमत खरीद 1.02, कीमत फ़रोख्त है 1.05। स्विस फ्रैंक, कीमत खरीद 106.95, कीमत फ़रोख्त है 107.85। और सबसे आखिर में कैनेडियन डॉलर, कीमत खरीद 80, कीमत फ़रोख्त 80.55। आगे बढ़ेंगे और आपको मूवी टाइमिंग्स बताएंगे डिफरेंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। सबसे पहले हमारे पास मूवी है एक्टर इन लॉ, जो कि लगी हुई है 3 बजे और 8 बजे सिनेस्टार आईमैक्स और 1:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। सली लगी हुई है जी 7:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में और 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। द मैग्निफिसेंट 7 4 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। मालिक लगी हुई है 4:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। जनान लगी हुई है 10 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में, 8 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। और बांजो लगी हुई है जी 11:15 बजे वो रॉयल पाम ऑडी 2 में, 2:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में।
और इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।